किसी तरह से अफेक्ट होगी। पर लॉ ने क्या कहा है कि अगर ऐसा केस है तो हमने उसको ना रेमेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर वो कोर्ट अप्रोच करेगा तो वैलिड मैरिज से हम उसको एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए फाइल करेगा, तो वैसे मैरिज वैलिड है। अब डिवोर्स में तो क्या है कि मैरिज वैलिड ही है, वो एनल नहीं हो रही है, आपने आकर उसको काट दिया। रेड कारपेट फोल्ड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा आया कि वहां से आपने सीजर लेकर उसको काट दिया। जब प्रीमैरिटल इंसैनिटी है तब हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं बेटा, वो पार्टी ने, क्योंकि आपका सेक्शन 13 में प्री और पोस्ट दोनों ही कवर होंगे। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है एनलमेंट ऑफ मैरिज इज इजियर देन गेटिंग डिवोर्स। ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नेचर ऑफ रेमेडी वेरी करती है, हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को कभी भी हम हल्के में नहीं लेते। चाहे कोई भी ग्राउंड है, आपको इजी नहीं होगा। इवन उन केसेस में भी एक केस था जहां पर आदमी कह रहा था मैरिज वॉइड है, तो आपने मेंटेनेंस नहीं देना। मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता सेक्शन 24 का, मैरिज हमारी वॉइड है। कोर्ट कहता है अगर एक पार्टी कह रही है कि मैरिज हुई थी, हम तो इस फैक्ट में बिलीव करेंगे। मैरिज वॉइड है तो बर्डन ऑफ प्रूफ तेरे ऊपर है, तू प्रूव जब तक नहीं कर पाएगा हम इसको नहीं मानेंगे। तो कोर्ट तो हमेशा वैलिडिटी ऑफ मैरिज में ही प्रिज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि फिर तो हर स्पाउस जब रिलीफ मांगेंगे वो तो कह देगा मैरिज तो वैलिड ही नहीं है। तो कोर्ट कहता है कि इससे फिर अनड्यू सिचुएशंस, अनड्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो इसलिए तो कोर्ट हमेशा वैलिडिटी ऑफ मैरिज में ही प्रिज्यूम करता है। तो इवन की वॉइड मैरिज में भी अगर कोई कह रहा है, बाइगैमी में भी लोगों को रिलीफ नहीं मिलता बेटा। बाइगैमी में अगर कोई कह रहा है कि इसकी दूसरी शादी है, ये कर ली है, कि मुझे अपना इसका सेकंड मैरिज वॉइड है, उसके लिए भी कंडीशन है जिनका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो वो किस, चाहे रेमेडी कोई भी हो, मैरिज को आप इजिली कहीं पर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। वॉइड मैरिज का तो कोई रिलीफ है ही नहीं। वॉइड मैरिज में तो शादी पहले भी नहीं थी इन द आइज ऑफ लॉ, अभी भी नहीं है बेटा। वो रिलीफ सिर्फ डेक्लरेशन लेनी पड़ती है, वो एज टू नलिटी अंडर। यहाँ पर एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी है, सेक्शन 11 में डेक्लरेशन एज टू नलिटी है। वो क्यों? क्योंकि मैरिज तो पहले भी वॉइड थी और अब भी वॉइड है, पर एंसिलरी रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक मेन रिलीफ नहीं लेते, इसलिए सेक्शन 11 बनाया गया था। मतलब जब तक हमने डेक्लरेशन नहीं कराई तब तक हम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते ना, वो तो एंसिलरी है। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आपका पिटीशन लाई नहीं करेगा, तो आपको पहले आपकी मजबूरी है कि यस, आपको पहले उसमें मेन रिलीफ लेकर फिर आपको उसमें फाइल होगा। ठीक है, प्लीज कुछ पूछने आपने? बेटा सेक्शन 13 निकालिए। बेटा मैरिज तो इसलिए सभी में ही खत्म हो रही है, वॉइड मैरिज में तो कभी शुरू ही नहीं हुई, कारपेट फोल्ड ही है इन द आइज ऑफ लॉ। फैक्चुअली मैरिज हुई है, लीगली मैरिज नहीं हुई है। एनलमेंट ऑफ मैरिज में कारपेट खुल चुका है, आप उसे फोल्ड कर रहे हैं, और डिवोर्स में आपने उसे कारपेट को वहीं पर काट दिया। ठीक है प्लीज, यस। सेक्शन 13 निकालिए, सेक्शन 13 निकालिए। सौरभ रीड कर बेटा सेक्शन 13 का जो क्लॉज 3 है, 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। नहीं, कभी भी नहीं बनेगा बेटा। डिप्रेशन को इतनी एक्यूट प्रॉब्लम थोड़ी ना, आप हम सबको डिप्रेशन होता है एट टाइम्स, तो वो तो ह्यूमन बिहेवियर है बेटा। डिप्रेशन जो नॉर्मल डिप्रेशन है वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे कई बार हम उठते हैं, हम सैड फील करते हैं, हमें कारण नहीं पता होता हम क्यों सैड हैं, पर हम सैड होते हैं, पर विद पैसेज ऑफ टाइम, विद इन 2 आवर्स या विद इन 1 डे, विद इन 2 डेज, ये वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। बट यस, अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, इसका मतलब यू नीड सर्टेन साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि डिप्रेशन के भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पागलपन की वजह से है। एक आदमी का डिप्रेशन may be due to another person's act or conduct, क्योंकि आपका दूसरे का बिहेवियर भी आपको अफेक्ट कर सकता है। तो डिप्रेशन होने की वजह सिर्फ वो स्पाउस नहीं है जो सफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
ये बड़ा फैक्ट है बेटा, अगर पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है, मैरिटल डिस्प्यूट, बच्चे पे इसका सबसे ज्यादा एडवर्स अफेक्ट होता है। चाइल्ड टेंड टू गो अंडर डिप्रेशन अगर पेरेंट्स के बीच में हेल्दी मैट्रिमोनियल लाइफ नहीं है। तो जो डिप्रेशन है वो कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप डाइवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनली आजकल बहुत स्ट्रेस है प्राइवेट सेक्टर में, हस्बैंड फ्रिक्वेंटली डिप्रेस रहते हैं, दैट इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। उसके डिप्रेशन के साथ कुछ कंडक्ट ऐसा हो, नॉर्मल कंडक्ट हो गया उसका, और भी फिर वो बेटा वो ना फिर डिप्रेशन नहीं है, अब वो एग्रावेट हो चुकी है सिचुएशन। क्योंकि जब हम कहते हैं जो डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन कुछ स्टेजेस में है बेटा, तो जो इनिशियल डिप्रेशन हम जो कहते हैं वो तो नॉर्मल है, हर आदमी को होता है, बच्चा, बूढ़ा, यंग, हम सबको होता है डिप्रेशन। पर वो किस स्टेज का है और उसके साथ क्या क्या उसके जो एक्ट्स हैं जो उसके साथ अकम्पनीड है, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको डिप्रेशन है, आप सारे घर के एसीज ऑन कर देते हैं कि दिमाग ठंडा रहेगा, और अब वाला सीजन है, अब वो खाली डिप्रेशन नहीं है, आप सिचुएशन को भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इसके एक्यूट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर द एंटायर फैमिली। क्लियर है प्लीज? और फॉर एग्जाम्पल, इतनी एक्यूट ठंड है, डिप्रेशन है, दूसरे ने कहा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो लेडी आयरन ही लेके आ गई हाथ में और उसने स्विच ऑन कर दिया कि बॉडी पे फेर लो गर्म। अब ये डिप्रेशन नहीं है, अब ये मेंटल डिसऑर्डर है। तो हमें देखना पड़ता है डिग्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है प्लीज? यस, रीड करो अभी सेक्शन 13 रीड करो, क्लॉज 3। has been incurably of unsound mind. अंडरलाइन करो, इनक्योरेबली, इनक्योरेबली, इनक्योरेबली अंडरलाइन करो। आगे, or has been suffering continuously or intermittently. अंडरलाइन करो, ये आपके बेटा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूअसली होता है फॉर ऑल द टाइम, इंटरमिटेंटली होता है, कभी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, वो भी इसमें कवर है। क्लियर है? आगे रीड कर बेटा। From mental disorder of such यस, यहां लिख लीजिए लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। मेंटल डिसऑर्डर के आगे ये लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी है, क्योंकि हमने कहा है मेडिकल इंसैनिटी का लीगल इंसैनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये है लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। रीड कर बेटा। the mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be accepted to live with the respondent. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये लीगल टेस्ट है, ये आपके सेक्शन 5 क्लॉज 2 में भी फॉलो किया जाता है, यहां पर भी। मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट, टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। क्लियर है? ये इसको हाईलाइट कर लीजिए, दिस इज द लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी, ये है लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। आगे रीड कर बेटा। Explanation. In this clause, explanation A, the expression mental disorder means मेंटल डिसऑर्डर को हाईलाइट कर लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेंटल डिसऑर्डर में रीड कर बेटा। means mental illness. फर्स्ट, मेंटल इलनेस Second, arrested और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, ये सेकंड है, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। थर्ड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर, साइकोपैथिक डिसऑर्डर। फोर्थ, any other order or disability of mind and includes schizophrenia, schizophrenia and includes schizophrenia। बेटा schizophrenia ना एक मेंटल डिसऑर्डर है, अभी एक केस में इसको हम डिस्कस करेंगे, और वैसे भी आईपीसी में भी जब हम सेक्शन 84 करेंगे अनसाउंड माइंड, वहां पर भी सिजोफ्रेनिया को स्पेशली डिस्कस किया गया। जो सिजोफ्रेनिया है, अगर हम देखें हस्बैंड वाइफ का जब लड़ाई होती है, अभी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है सिजोफ्रेनिक, हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिक है, मैनिएक है, पागल है, ये नॉर्मल वर्ड्स है हम जो ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स यूज कर लेते हैं। जो सिजोफ्रेनिया की हम बात कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया डिजीज स्टेजेस में होती है बेटा। स्टेजेस में कैसे होती है?
पहली स्टेज में आप कुछ थॉट्स एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये थॉट एंटरटेन करती हूँ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। एक डिग्री तक थॉट ये हर किसी में होता है आपके वाली एज में। जैसे आप मिरर के सामने देख रहे हैं, भाई परफेक्ट लग रहा हूँ आज तो, इससे ज्यादा परफेक्शन नहीं हो सकती। गर्ल ड्रेसअप हो रही है, खुद में प्राइड आता है कि वाह यार क्या तैयार होके जा रहे हैं आज, क्या बाल सेट किए, ये नॉर्मल है। पर जब हम सिजोफ्रेनिया की बात की, मैंने एंटरटेन किया फीलिंग आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन चंडीगढ़, यहां तक एंटरटेन कर लिया, सिचुएशन और एग्रावेट हो गई। फिर मैंने सेकंड थॉट एंटरटेन किया, जो सारे लोग हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह मुझे एलिमिनेट करना है बिकॉज आई एम पोजिंग अ थ्रेट टू देम। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर, फिर मैंने अखिल को ही कहा, अखिल डेली आ रहा है क्लास में, ये मुझे पक्का किसी ना किसी तरह ये मुझे खत्म करना चाहता है और इसके पास किरपान भी है, ये मुझे इजिली कभी भी शूट कर सकता है। तो गुरपूरब थी, तो ड्रेसअप किया हुआ था उस दिन अखिल ने, सिर पर उनके पग बंधी हुई थी, कलगी सब था और यहाँ किरपान था। बाय चांस किरपान उसने हाथ में ले रखा था। ये मेरी चौथी स्टेज आ गई है। जब किरपान मैंने देखी, मैंने कहा ओह नाउ ही हैज फाइनली डिसाइडेड कि जो इसने सोचा था वो इसने एग्जीक्यूट करना है। अब वो टाइम आ गया है कि या तो ये मुझे मार दे या मैं इसको मार दूं, और मैंने अखिल को मार दिया। ये है सीरियस सिजोफ्रेनिक डिजीज, एक बार में नहीं होती, इसको होने में बहुत टाइम लगता है बेटा। बेटा वो सबको होते हैं। अब जो आपने कहा ना वहम, सबको होते हैं। जैसे हम सबके साथ बड़ी बार होता है कि कुछ चीजें हमें दिखती है, वो हमें लगता है तो हमारे साथ पहले भी हो चुके हैं, या फिर जैसे हमें हेलुसिनेशंस आते हैं, ये नॉर्मल है कुछ हद तक। जैसे अगर घर पर कोई अकेला है तो मुझे लगता है कोई दरवाजे के पीछे तो नहीं खड़ा, ये हम सोचते हैं, रियलिटी में नहीं है ये नॉर्मल है बेटा। पर हम कह रहे हैं यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कुछ डिग्री तक इंसेन है। तो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में हमें डिफरेंशिएट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैं अपने बेटे को परांठा खिला रही होती हूँ, छोटे बेटे को, बिकॉज वो धीरे खाता है, तो मुझे वहम रहता है कि दरवाजा ना मैं बंद कर लूं, लॉक कर लेती हूँ मैं अंदर से। क्यों? कि हवा के झोंके से परांठा ठंडा ना हो जाए। अब ये नॉर्मल बिहेवियर पता नहीं है या नहीं है, पर मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली मानती हूँ कि दरवाजे से बड़ी ठंडी हवा आती है, बिकॉज घर में सब दरवाजे खुले हैं तो परांठा जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर अगर कोई उस टाइम पर ब्लैंकेट फोल्ड कर रहा है, क्योंकि वो ब्लैंकेट ऐसे ऐसे झुलाएगा, उससे भी ऑब्वियस है हवा आएगी, तो मैं हर्ष को कहती हूँ कि भाई तू उधर जाके फोल्ड कर, परांठा ठंडा हो जाएगा। तो वो मुझे कहता नहीं है, पर वो ये चीज उसको इरिटेट करती कि यार मम्मी इतनी वहमी क्यों है परांठे को ठंडे को लेकर, ठंडा परांठा खिला दे, हम भी तो खाती हैं ठंडी रोटी। तो वो अब जो मैंने बताया ये मेरी परसेप्शन है बेटा, मैं कैसी चीजों को देखती हूँ। तो हर ह्यूमन बीइंग की अपनी परसेप्शंस होती है, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी परसेप्शंस होती हैं। तो कहना कि वो इंसेन है या नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो सिजोफ्रेनिया के लिए बेटा कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई सिजोफ्रेनिक है या नहीं है, जो फैमिली वालों को ही पता चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिजीज इनिशियल स्टेज पर डिटेक्ट होती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। ये तो जब एक्शंस एग्रावेट होते हैं तब हमें पता चलता है, तब हमें पता चलता है। जैसे आजकल ये नॉर्मल है कि बच्चा कमरे में बंद कर बैठना पसंद करता है, क्योंकि प्रीवियसली आजकल सबको चाहिए, बच्चे को भी बड़े को भी सबको चाहिए। तो बच्चा सारा दिन अंदर बैठा रहता है, पेरेंट्स सोच रहे हैं जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो अपना कंप्यूटर खोल के देख रहा है, और दैट चाइल्ड इज अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन एग्रावेट हो रहे हैं, धीरे धीरे बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, बच्चा रूड हो रहा है, बिना बताए घर से बाहर चले जाना, नहीं बताना। फिर आप मदर कह रही है खाना बनाना है, हाँ बना दो,
खाना नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रेदर ऑर्डर कर देना बाहर से। ये सब चीजें ना बेटा हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हम इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट दीज आर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में देखें, इसको कोई भी जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब हमने देखा, जब हम न्यूक्लियर से जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं, गुरुकुल से वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर था, हमारा सोसाइटी का पिलर्स, वो डिमोलिश हो रहे हैं। तो जब भी वो डिमोलिश हो रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बियर करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो हम फेस कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी जो डिसइंटीग्रेट हो रही है, जो पहले बिल्कुल जुड़ी हुई थी, बंद थी मुट्ठी, अब जब हम खोल रहे हैं तो वो सब चीजें फिर डिसइंटीग्रेट होगा। बच्चा पेरेंट से आजकल इतना अटैच्ड नहीं है। क्यों नहीं है? सोसाइटी क्या कह रही है बच्चे को? सोसाइटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है बाहर। ऐसा नहीं है बेटा, आपको पता है बच्चा बाहर जाना प्रेफर भी नहीं करता। यस, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा खुश है। वर्चुअल, आपको एक वो प्रॉब्लम आया था गेमिंग, वो ब्लू वेल जो गेम आया था, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? बच्चा फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो इंटरनेट पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको वो वर्चुअल वर्ल्ड को वो अपना लेता है, वो उसका इंटीग्रेटेड पार्ट बने हैं लाइफ का। उतनी बातें पेरेंट्स को नहीं पता होती जितना वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डिस्कस कर रहा है विद द आउटसाइडर्स, जो उसकी लाइफ को थ्रेट पोज कर रहे हैं। इवन बेटा 4-5 मर्डर्स दे हैव टेकन प्लेस, कि आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप चैट कर रहे हैं और उसके बाद मीटिंग फिक्स हुई, एक ने दूसरे को मार दी। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कल परसों आया हुआ था कि यूपी से कोई खेमपुर से कोई मैकेनिक था जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर लड़की से मिला, लड़की उससे बात करती थी, लड़की से पूछकर उसने टाइम वगैरह फिक्स किया, उसने एरोप्लेन का टिकट बुक कराया विद टेडी बियर, चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स, अपने साथ एक आदमी को लेकर आया और लड़की ने उसके लिए पूरा नेट ही बिछा दिया। वो जब उसके घर गया, उसने सारा वो किया हुआ था, उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया, दैट पर्सन वाज अरेस्टेड, अब तो उसको रिलीज कर दिया है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल नेटवर्किंग। आप रियलिटी में दूसरे की फीलिंग्स मेजर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है दूसरे तरफ लड़की है या लड़का है, कहीं अपने प्रोफाइल ही जेंडर ही चेंज कर बना लेते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा ग्रेव प्रॉब्लम है, जो हमें मेंटली ये चीजें अफेक्ट करती हैं। पर क्योंकि हम अपने जो साथ रह रहे हैं उनको साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता जब तक सिचुएशन एग्रावेट नहीं हो जाती। क्लियर है? प्लीज आगे रीड कर बेटा, आगे रीड करो। यस, The expression psychopathic disorder means yes, a persistent disorder or disability of mind. फर्स्ट अंडरलाइन कीजिए, साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या है? परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, or not including subnormality of intelligence. यस, इसमें ये नहीं होता बेटा, बहुत चीजें होती हैं कि हम चीजों को ना एनालाइज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ है जो ब्लाइंड फेथ कर रही है हस्बैंड पर, हस्बैंड के पॉकेट से लेडीज हैंड कर्चीफ मिला, लिपस्टिक मिली हैंड उससे, फिर मोबाइल में रीड किया चैट, पर वाइफ का जो फेथ है वो इतना ब्लाइंड फोल्डेड है, वो बिलीव कर रही है कि यस मेरा हस्बैंड इज ऑन अ राइट ट्रैक, बाय मिस्टेक आ गया होगा जेब में, बाय मिस्टेक आ गया होगा, बाय मिस्टेक ये होगी। ये सब नॉर्मैलिटी ऑफ इंटेलिजेंस है। आप अपने सामने आंखें देखते हैं ना, कौवा बिल्ली को देखता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, आप उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाए। तो जो सब नॉर्मैलिटी ऑफ इंटेलिजेंस का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई आदमी ज्यादा जल्दी एनालाइज कर लेता है, किसी को वो थोड़ा बाद में, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड मार्क कीजिए, सेकंड, results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of other party. Results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of other party. Third, ये बड़ा important है बेटा, whether or not it requires or is susceptible to medical treatment, ये immaterial है।
अगर किसी को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, ये कहना कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, ये कोई भी ग्राउंड नहीं है। क्लियर है प्लीज? पर हमने जो बात की है यहाँ पर बेटा, इसमें दो हैं, ये आपको मार्क करना पड़ेगा, और है बीच में, और एक तो है इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड, और दूसरा है मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच एन एक्सटेंट। आगे उसके पैरामीटर्स प्रोवाइडेड है, आगे उसके पैरामीटर्स जो डिफाइंड है, मेंटल डिसऑर्डर, फिर साइकोपैथिक डिसऑर्डर। क्लियर है प्लीज? कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम जजमेंट्स में डिस्कशन स्टार्ट करने लगे। जो यहाँ पे वर्ड है seriously irresponsible conduct on a part other party, Yes. जैसा आप एग्जांपल दे रहे थे, वो इसमें भी फॉल कर सकता था। कौन सा? यस, जो मैंने प्रेस वाला दिया कि हस्बैंड कह रहे हैं जी बहुत ठंड है, वाइफ आयरन ही उठाकर ले आई और स्विच लगा दिया, अपनी बॉडी पे फेर लो और ये आप बिल्कुल गर्म हो जाओगे। अब ये इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है, इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है। क्लियर है? हस्बैंड ने पानी मांगा, आजकल ऐसे कप्स आ रहे हैं जिसमें आप बाहर से आप वो नहीं मेकआउट नहीं कर सकते पानी ठंडा है या नहीं है, या आपके पास बॉटल है जो वाइफ ने आधा घंटा पानी बॉईल करके बॉटल में डालकर दे दिया, पी लो, अंदर की गर्मी भी शांत हो जाएगी, बिकॉज कांटे को कांटा काटता है। ये सीरियस इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है। क्लियर है प्लीज? तो इसको हम ये उसमें फॉल करेगा, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। या फिर वो हस्बैंड है, हस्बैंड को है कि घर में रैट्स नहीं होने चाहिए, वो हर जगह रैट जो है वो उसका जो होता है पॉइजनस वो मेडिसिन वो वहां रख देते हैं। वाइफ ने कहा इसको इतनी पसंद है ना, इसको आज इसी का ही स्टफ्ड परांठा बना के दूंगी, उसको ग्राइंड कर लिया मिक्सी में और उसकी स्टफिंग कर रही है। ये सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है, मेंटल डिसऑर्डर है बेटा। ठीक है प्लीज? जैसे एक टाइम पे बिहेवियर है, जैसे कहते हैं कि उसका बंदे का अपना बिहेवियर है वो शिफ्ट करता तो ये एडजस्ट कर पाता। क्या आपने क्या बोला? जैसे अगर किसी पर्सन का बिहेवियर है वो दूसरी फैमिली में नहीं एडजस्ट कर पाता और उस बिहेवियर से उस फैमिली को अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी सीरियसली बेटा ये नहीं, जब आप देखिए एक नया मेंबर फैमिली में होता है तो हर फैमिली मेंबर को उसका इम्पैक्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली एंड सर इज हैविंग वेरी बिग जॉइंट फैमिली। जो हमारे ब्रिंगिंग अप के नोशंस थे दे आर टोटली डिफरेंट और सर की फैमिली में टोटली डिफरेंट। अब सर की फैमिली में जैसे जो मेरे फादर इन लॉ वो बाहर ही अपना रखते हैं, घर सब मदर देखते हैं सर का, तो घर का कोई भी काम है तो मदर की परमिशन जैसे लेना है वैसे होता है। पर हमारे यहाँ पर मदर फादर दोनों बराबर हैं, किसी को भी कह दो तो ठीक है। ये मैं आपकी रियल जो फेस होता है जो कैसे आप, तो जैसे मैरिज के बाद मैंने यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म सबमिट कराने जाना था, तो मैंने अपने फादर इन लॉ से कहकर मैं चली गई, तो मेरे मदर इन लॉ को इससे बुरा लगा कि जो मेरा घर में अथॉरिटी है वो आकर इन्होंने हिलाने, मतलब यही फीलिंग आया होगा ना उनको कि आपने हिलाने की कोशिश कर दी है, आप थ्रोन बाहर तो वो रूल कर ही कर रहे, घर का थ्रोन भी आप मेरे फादर इन लॉ के सिर पे डालने को उतारू हैं। उन्हें मुझसे नहीं कहा उन्होंने, बट वी कुड रीड आइज। मुझे लगा यार क्या फैमिली है, इतनी एजुकेटेड फैमिली है, कोई फर्क है? दोनों ही तो पेरेंट्स हैं, एक को बताया दूसरे को बताया, इसमें क्या फर्क है? वो मुझे समझ नहीं आया। तो जब आपने कहा ना तो वो दोनों ही तरफ है बेटा। ये अब आप कहते हो कि बहुओं को चेंज होना चाहिए, सब मानते हैं कि चलो बहुओं को चेंज होना चाहिए, बट आई हैव सीन, मैं तो जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। माई मदर इन लॉ हैज चेंज्ड इन 10 years। जो वो मुझे मेरी सास मिली थी मैरिज के बाद, शी हैज टोटली चेंज्ड, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है, वो ये फैक्ट समझ चुकी हैं कि हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, बेटर है खुद आपको मोल्ड होना पड़ता है। तो मैं तो उनको देखकर कह रही हूँ कि आप तो पूरब से पश्चिम हो चुकी हैं। तो आप देखिए अब जो ह्यूमन आपने जो कहा वो है, सभी को चेंज होना पड़ा ना, तो आप कहीं जी एक से दूसरे को है, दूसरे को एक से, ऐसे नहीं होता। अगर कोई आपकी फैमिली में नया मेंबर आ रहा है तो हर मेंबर को कुछ ना कुछ उसका अफेक्ट होगा, तो आप ये कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। क्लियर है?
हस्बैंड वाइफ, बिकॉज हम जब फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरा आदमी, तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, आपको दोनों तरफ से होनी चाहिए वो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, और हर आदमी करता है। ठीक है, प्लीज क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस द ग्राउंड ऑफ insanity under section 13(1)(3), 3 नहीं लिखना, रोमन में 3 लिखना है, 13(1)(3) with reference to decided cases by the Supreme Court. बेटा आज आपको ना जो डॉक्यूमेंट मिला है उसमें 3 केसेस हैं, वो तीनों लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो आपको इसमें तीनों देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट कीजिए। इंसैनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इंसैनिटी इज वन ऑफ अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स can a court order a spouse to undergo medical test for deciding the case? Discuss with reference to various judgments by the Supreme Court. बेटा इसके साथ ना यस बोलो शिफाली, आप कुछ कह रहे हैं शिफाली? मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। Yes, insanity is one of the ground of divorce under section 13(1)(3). Can a court order a spouse to undergo medical test in order to decide a case? Discuss with reference to decided cases by the Supreme Court. बेटा इसमें जब आपने आंसर करना है, सिर्फ इसमें ये नहीं आएगा, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये डिटेल में हम कहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाइल डूइंग सेक्शन 45, इसमें लिख लीजिए। विल डिस्कस इन डिटेल, अभी तो हम इसको सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस देंगे। विल डिस्कस इन डिटेल व्हाइल डूइंग सेक्शन 45, एक्सपर्ट ओपिनियन का है, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और यहां पर इसमें कत्थी कालू का केस, एमपी शर्मा का केस, सारे इसमें वो आते हैं जो इससे स्पेसिफिकली डील करते हैं, तो वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे। यहाँ पर जिस केस में इसको डिस्कस किया गया है ना, उसमें हम इसको लिख लेंगे, पर जो डिटेल्ड डाटा है वो आपको वहां पर अवेलेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। Insanity is one of a ground under Hindu Marriage Act 1955, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स लिखा है ना, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स
under section 13 of Hindu Marriage Act 1955. Can a petition be filed for obtaining decree of divorce on the ground of schizophrenia, on the ground of schizophrenia? लास्ट लिखिए, लास्ट लिखिए, दो THOUGH, दो insanity is one of the ground of divorce, but courts are very much cautious. Courts are very much cautious while applying this ground as the partners in a marriage must weather, WEATHER, must weather all the storms and embrace the sunshine, with equanimity, EQUANIMITY. Discuss this statement with special reference to decided cases, by the Supreme Court. क्लियर है बेटा? यहां से हम स्टार्ट करेंगे. आपके डॉक्यूमेंट में 3 केस हैं, श्रद्धा वर्सेस धर्मपाल, सेकंड है आपका रमेश्वरी देवी का है, और जो थर्ड है आपका कोलम चंद्रशेखर का है. ये तीनों ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर जजमेंट्स कम है. तीनों जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों में जितने सारे इश्यूज हैं ये कवर्ड हैं. जब कल हम डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्ट विद फैक्ट्स, क्योंकि जजमेंट क्यों आई है हमें फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा. क्या एविडेंस दिया और कोर्ट ने अप्लाई किया या नहीं किया, इसमें तो बेसिक कंसेप्ट है. जो सेक्शंस हैं उनके वो बेसिक कंसेप्ट है. कोई डाउट है तो पूछिए. कुछ कोई पूछने बेटा आपने? इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है मेंटल डिसऑर्डर की, ये हमें बहुत बार याद करनी है. दिस इज में एक जगह लिखा हुआ है वेदर और नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मलिटी. बेटा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप प्रीलिम्स में ना फिर मेकआउट नहीं कर पाओगे अगर क्लोज उसमें ऑप्शंस होंगे. प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रीलिम्स के लिए आपको बेयर एक्ट पानी की तरह पीना पड़ेगा. प्रीलिम्स का गुजारा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में बेटा और एंड के क्वेश्चन आने चाहिए, आ जाते हैं जो आने नहीं चाहिए. वैसे प्रीलिम्स में आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, पर दिल्ली में नहीं आते और एंड के, पर यहाँ पंजाब और हरियाणा में तो और एंड के ही आ जाते हैं. परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस और है या कॉन्टिन्यूअस एंड, यही आपको क्वेश्चन आ जाएगा. तो आपको बेयर एक्ट की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए. तो बेयर एक्ट को आपको ऐसे क्रैम करने की जरूरत नहीं होती. जितनी ज्यादा बार आप इसको पढ़ोगे आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है. तो वो आपको उसमें डिटेल में हमेशा बेयर एक्ट अपने साथ रखिए, और जब भी आप कुछ पढ़ते हैं पहले हमेशा उसका बेयर प्रोविजन रीड कीजिए,
वो अपना ऑटोमेटिकली आपके साथ वो जुड़ जाता है। तो इसलिए वो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप 10 बार पढ़ लेंगे या 10 दिन तक आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे, आप इवन जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, अगर आप इसको डेली जो आपका हो रहा है उसको रिवाइज करो, साथ में कल का भी उसको रिवाइज करो, आप 5-6 दिन के बाद देखेंगे जो पिछले वाला था वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। पर वो सीरियस रीडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि म्यूजिक चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। सब कुछ बंद कर कर विद 100% फोकस अगर आप अपना रजिस्टर रीड करते हो फॉर 30 कॉन्टिन्यूअस डेज, वो आपको याद हो जाएगा। आपका जो पेपर है वो क्रैमिंग और रिटेनिंग पे है बेटा। जुडिशरी में इतनी कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, एवरेज स्टूडेंट पर्सन ही है और एवरेज स्टूडेंट पर्सन ही चाहिए। पर क्रैमिंग कहते हैं लोग कि हम क्रैम, पर इसके बिना गुजारा नहीं है, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी एंड लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा आपसे। तो जो डेली हो रहा है वो डेली आपको लर्न करना पड़ेगा। 10-15 दिन के बाद इतनी ज्यादा जजमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं इन ईच एरिया, क्रिमिनल लॉ भी चल रहा है, अब आपका फैमिली लॉ भी चल रहा है, तो वो ना फिर आपको बर्डन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर है आप अगर डेली बेसिस पे करोगे, और जैसे आपका रजिस्टर है, जिस टॉपिक में जो केसेस हैं, चिट्स बनानी स्टार्ट करो, उस पेज पर उस चिट को स्टैपल कर दो, ताकि जब आप रिवाइज करो आप चिट से देखकर ही आपके माइंड में सारा वो रिकलेक्ट हो जाए, कि वो इतना ज्यादा आपको स्ट्रांगली रिटेन हो जाए आपके मेमोरी में। तो बड़ा जरूरी है आपके लिए डेली बेसिस पर लर्न करना। तो डेली अगर लर्न करोगे तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे मेंस में। मेंस में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, आप ये सोचो वहीं पर सोच के लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। बच्चे पेपर उनका क्लियर होता है जिन्होंने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं और वो क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अगर मुश्किल है वो तो सबके लिए मुश्किल है, परसेंटेज लो चली जाएगी, पर केसेस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो आप लास्ट 2 पेपर्स देखेंगे पंजाब और हरियाणा के, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, डिस्कस विद केस लॉस। तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको विद केस लॉस ही डिस्कस करना है और टू द पॉइंट डिस्कस करना है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक तरफ रह जाएगी अगर आपने लर्निंग नहीं किया। कंसेप्ट तो तब अप्लाई करोगे ना अगर आपको कुछ हाथ लिखने के लिए कोई मटेरियल होगा, तो वो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन, केस लॉज आपको सब बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो वो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। इवन आपका जो हरियाणा का डेट नहीं आई है पर वो एडवर्टाइज तो हो ही गया है, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा के लिए आप सबको वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता बेटा, आपको ऐसे ही लगता है। सुरभि प्राशर ने ज्वाइन किया था, तो जब उसने ज्वाइन किया था 3rd-4th मंथ तक, अभी आपका फैमिली लॉ, सिर्फ ये हमें इस टॉपिक पर टाइम लग रहा है। एक बार ये मैट्रिमोनियल रिलीफ 9, 10, 11, 12, 13 हो गए ना, उसके बाद आपका 5 दिन में मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा। एडॉप्शन आपका 6 दिन से हफ्ता ले लेता है, माइनॉरिटी गार्डियनशिप हफ्ता ले लेता है, सक्सेशन टाइम लेता है। तो आप देखिए जब तक आपका मेंस, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, जब तक मेंस आएगा आपका तो पेपर, सुरभि का कोचिंग से खत्म होने से पहले ही उसका पेपर क्लियर हो गया था, बिकॉज बाय दैट टाइम आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स ओवर हो जाएंगे, जो आपका आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये एविडेंस वगैरह। तो वो तो अच्छा है, बल्कि आप साथ साथ लर्न करो, आप अपना लर्निंग पे फोकस रखिए और अपना प्रीलिम्स की साथ साथ तैयारी करो, तब आपका क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए आपको डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रीलिम्स 15 दिन पढ़ के भी क्लियर हो जाता है बच्चों का। बेयर एक्ट अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो मेंस में है, तो मेंस तो अगर आप लर्न करोगे तो ही क्लियर होगा, ठीक है ना। तो वो आपको मैम यस मैम प्लीज ये वाला डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए ग्रुप हाँ में। बेटा, अभी आपको भी उसमें होगा बेटा, सेंड हो चुका होगा, वो देखो उसमें। मैं अदरवाइज मैं अभी कहती हूँ बेटा आपको डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। अभी तक सेंड नहीं हुआ मैम, ऐप पे भी नहीं आया, ग्रुप पे भी नहीं आया। ओके, मैं फिर आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी शिफाली। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा, कल हम इस केस के फैक्ट स्टार्ट करेंगे और डेली लर्न कीजिए। आपका इस सैटरडे टेस्ट है, आज तो वेडनेसडे है, आपका इस सैटरडे टेस्ट है, ठीक है ना। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, पर आपका डाइवोर्स खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक आपका पूरा सेक्शन 13 का टेस्ट होगा, शुरू से लेकर अब तक जो भी हमने किया होगा, ठीक है प्लीज।